अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। कैसे हम लोग पता करेंगे कि इसमें एचसीएफ ही निकालना होगा या एलसीएम ही निकालना होगा, ये प्रश्न भी एक बनता है। तो भाषा से हम पकड़ेंगे, देखिए कैसे। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 90, 180 और 240 को, याद रखिए को लगा हुआ है, 240 को से नहीं। एलसीएम में क्या होता है, ये रहता है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 90, 180 और 240 से पूर्णतः विभाजित हो। से जब से आ जाएगा तो एलसीएम, याद रखिएगा इस पॉइंट को एकदम नोट कर लीजिए आप। से आएगा तो एलसीएम और को आता है तो एचसीएफ, को आएगा तो एचसीएफ। यहाँ पे देखिए को है को कर को, जैसे ही आ जाएगा को तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, तो वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अभी एचसीएफ के बारे में हमने आपको समझाया था कि एचसीएफ में क्या होता है कि बड़ा ही हम लोग फैक्टर निकालते हैं, बड़ा ही फैक्टर निकालते हैं। जो भी संख्या दिया जाएगा उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वही तो एचसीएफ होता है, जो सब में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है ना। अब कहता है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 90, 180 और 240 को पूर्णतः विभाजित कर दे, अर्थात 90, 180 और 240 का जो है सबसे बड़ा फैक्टर आपको बताना है। ठीक ना, मतलब एचसीएफ निकालना है। अभी तो इन डाटा का हम लोग एचसीएफ देखे थे ना, क्या आया था 30, 90, 180 और 240 का एचसीएफ क्या आया था 30। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा मेरा 30, ऑप्शन नंबर ए। ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो एचसीएफ क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं दूसरा सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट सवाल रेडी है आपके लिए। एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यूब वाई पर पावर 4 का महत्तम समापवर्तक क्या है, महत्तम समापवर्तक क्या है, अर्थात एचसीएफ पूछ रहा है। और अभी जस्ट आप एचसीएफ को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में मेरा कॉमन होगा, अर्थात तीनों में जो उभयनिष्ठ होगा वही तो एचसीएफ होगा। अब देखिए इसमें भी क्या है, एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है। ये बात तो फिक्स हो गया कि एक्स वाई वाला ही टर्म एचसीएफ होगा। अब रहा बात पावर की, तो एचसीएफ में देखिए क्या होता है, तीनों में क्या जो कॉमन होगा। ठीक है, एलसीएम में आपको इस प्रकार का सवाल हमने बताया था, वहां पे क्या सिखाया था कि जो बड़ा पावर होगा वही एलसीएम में आता है। एचसीएफ में छोटा पावर काम आता है। अब देखिए यहाँ एक्स और पावर कितना है, एक है, नहीं कुछ है तो एक है, यहाँ दो है और यहाँ तीन है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि 3, 2, 1 में छोटा क्या है, एक है, अर्थात एक्स पर पावर एक वाला ही एचसीएफ में आएगा। अब y की पावर देख लेते हैं, यहाँ y पर पावर 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे 4 है। तो y पे छोटा पावर क्या हुआ, एक ना, अर्थात y पर पावर 1 लिखे या ना लिखे क्या हो जाएगा, y ही ना। तो एक्स वाई, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक्स वाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये सवाल भी आपको दिल्ली पुलिस में पूछा गया सवाल है और एमटीएस में भी इसे एक दो बार पूछा है, सेम सवाल है। ठीक है, तो एचसीएफ क्लियर हो रहा है ना। अब और भी सवाल हम एचसीएफ से रिलेटेड लेंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगा ना उसमें क्या होगा कि एलसीएम और एचसीएफ को कंबाइंड करके सवाल बनेगा। ठीक ना, तो आप बढ़ते रहिए आगे, सीखते रहिए मेरे साथ। हम कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ा रहे हैं आप अभी तक समझ गए होंगे अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो। और आप इस सवाल को नोट कीजिए, हम दूसरा सवाल ले रहे हैं। अगला सवाल भी रेडी है आपके लिए मेरे बच्चों। देखिए सवाल को, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है और जिनका एचसीएफ क्या है 3 है। दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 13:15 और उनका एचसीएफ क्या है 3 है। एचसीएफ क्या है 3 है। तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, इन संख्याओं का अंतर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए अभी एचसीएफ के बारे में आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एचसीएफ के बारे में हमने अभी आपको पढ़ाया है ना, अभी समझाया है, आप अच्छे से समझ भी गए हैं। एचसीएफ क्या होता है कि जो भी संख्या दिया रहेगा उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही एचसीएफ होता है।
अर्थात इन दोनों में जो मान लेते हैं, अगर हम इसमें से जैसे संख्या का अनुपात 13 है, दूसरा का अनुपात 15 है, ठीक है, और इनका महत्तम समापवर्तक 3 है, महत्तम समापवर्तक 3 है। अगर आप ये बताइए, जैसे हम आपको कहें कि भाई 12/15 है, तो मतलब क्या हुआ कि 4 गुने 3 बटे 5 गुने 3, यही तो हुआ नहीं? तो 3 कट रहा है। 3 क्यों कट रहा है? क्योंकि 3 जो है इस फैक्टर में भी उपलब्ध था, और इस संख्या में भी, इस नंबर में भी, और 3 इस नंबर में भी था, इसीलिए 3 कट गया। ठीक है, मान लेते हैं कि दूसरा एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए 40 है बटे 35 है। आप कहेंगे कि जी इसे 8 गुना 5 लिख सकते हैं, इसे कहेंगे कि आप 7 गुने 5 लिख सकते हैं, यही तो होगा। तो ये 5 ही कटेगा, 8 7 क्यों नहीं कटा? क्योंकि दोनों संख्या में 5 ही तो कॉमन है, 5 से 5 कट गया। समझ रहे हैं? अर्थात दो संख्याओं का जो अनुपात है ना, जो दो संख्याओं का अनुपात है, दो संख्याओं के जो जब हम लोग अनुपात में डालते हैं, जो कटने वाला चीज है, एक तरह से कहिए तो वो एचसीएफ ही है, एक तरह से क्या हो गया, वो एचसीएफ ही है। अर्थात मेरा जो अनुपातिक राशि होगा, जो अनुपातिक राशि होगा वो क्या होगा, एक एचसीएफ ही तो होगा। समझ में आ रहा है ना बात? कि मतलब ये क्या हुआ, अगर हम पूछेंगे आपको 40 और 35 का एचसीएफ क्या होगा, 5 ही होगा ना। 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, 3 ही तो होगा। समझ रहे हैं? तो जो कट जाता है ना दोनों राशि में से, जो हद तक आप आसानी से काट सकते हैं विदाउट दशमलव का, वही तो एचसीएफ है। नहीं, जैसे 12 और 15 का एलसीएम क्या, एचसीएफ क्या था, 3, तो 3 ही तो कटा, और कुछ कहाँ कटा। 40 और 35 का एचसीएफ क्या है, 5 है, तो 5 ही कटा ना। मतलब इसको अगर हम अनुपात में लिखते तो क्या लिखते कि 8:7। यहाँ पे भी तो अनुपात में लिखा हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। मतलब दोनों संख्या में जो है, जो मेरा जो भी संख्या है उसमें 3 से गुना करना होगा, तो वो पूरा संख्या आ जाएगा। नहीं, जैसे यहाँ पे इसका अनुपात 8 और 7 हो गया, 8:7, लेकिन मेरा संख्या क्या है 40 और 35, तो इसका एचसीएफ क्या है, 5 है। अगर हम इसमें 5 से गुना कर देते हैं तो 40 हो जाता है, इसमें 5 से गुना करते हैं तो 35 हो जाता है। मतलब अगर आप अनुपात, जो अनुपात दिया है उसमें एचसीएफ से गुना करेंगे तो आपको संख्या मिल जाएगा। क्लियर? लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, संख्या को नहीं ढूंढना है, बल्कि उसका क्या ढूंढना है, अंतर ढूंढना है। उसका क्या ढूंढना है, अंतर ढूंढना है। इन दोनों में देखिए कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे कि जो 2 का अंतर है, तो 2 गुने कितना से होगा। अभी आपको हमने क्या समझाया कि भाई जो एचसीएफ होता है वही कटता है, और उसी संख्या से फिर जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही तो मेरा एचसीएफ होता है। एचसीएफ ही से तो मल्टीप्लाई करके संख्या प्राप्त की जाती है। मतलब अगर हम 2 में 3 से गुना कर देंगे तो हमें संख्याओं का अंतर मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट निकल गया अंतर मेरा 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगर आप कहेंगे कि जी हमें समझ में नहीं आया, तो हम लगाएंगे आपको कान के जर में एक तमाचा और बताएंगे कि देखो बाबू कैसे हो रहा है कि संख्या मेरा क्या हो जाएगा, 13 तिया 39 एक संख्या, और दूसरा संख्या हो जाएगा 15 तिया 45। देखो तो दोनों का अंतर क्या है बाबू, तो आप कहेंगे कि जी 45 में 39 घटाए सर तो 6 आ गया, आ गया ना। ठीक है, तो इसे अपने पैकेट में रख लो बाबू। तो इतना जो करेंगे, यहाँ जो अंतर है सिर्फ अंतर में एचसीएफ से गुना कर देंगे तो आ गया, फिर इतना करने की आवश्यकता ही क्यों है। अभी देखिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको ऊपर उठाएंगे सवाल का लेवल। अभी ये एमटीएस का सवाल है, ठीक ना, फिर आपको सीजीएल का भी सवाल से भेंट कराएंगे। जब आप बारात जाते हैं, याद कीजिए, तो डायरेक्ट आपको महफिल में लड़की का दर्शन नहीं होता है। ठीक है, तो पहले आप बैठते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, नहीं कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसके बाद इंतजार के बाद महफिल सजती है। नहीं, तो उसी प्रकार से आप धैर्य रखिए, पहले हम छोटे छोटे सवाल को लेंगे,
फिर उसके बाद आपको पता है सीजीएल तक हम जाते हैं, सीजीएल तक का सवाल आपको कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है, आप इसे नोट कीजिए। तो इंतजार आपका खत्म हुआ, सीजीएल टीयर 2 का सवाल हम लेके आ गए हैं। आप देखिए इस सवाल को, कितना प्यारा सा सवाल है कि तीन संख्याएं का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात क्या है कि 1:2, अनुपात 2/3, अनुपात 3/4 के अनुपात में तीन संख्या है। तीन संख्या कैसे है कि उनका अनुपात है 1/2, अनुपात 2/3, अनुपात 3/4 के अनुपात में है, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर 33 दिया हुआ है। सबसे छोटी संख्या और सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर 33 दिया हुआ है। तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। तीनों संख्या का क्या ज्ञात करना है मेरे बच्चों? एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार का अनुपात रहेगा ना, तो आप इसे सीधा कर लीजिए। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, क्या है? टेढ़ा है। इसे क्या कर लेंगे आप? सीधा कर लेंगे। तो चलिए सीधा करते हैं इसे, ठीक है। 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आया मेरे बच्चों? 12। तो आप 12 से इसमें भी गुना करिए, 12 से इसमें भी गुना करिए और 12 से इसमें भी गुना करिए, ठीक है। जैसे 12 से गुना करेंगे ना, तो देखिए गुना यहाँ पे होगा, हम ऊपर में करके लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर में है, एक्चुअली में गुना यहाँ पे करना है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो ये कटेगा, देखिए 2 गुना, ये 2 से कटेगा 12, 6 हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा देखिए ये जैसे 3 से कटेगा तो 4, और 4 गुने 2 क्या हो जाएगा? 8। समझ में आया ये बात? 4 से ये कटेगा, 3 चौके 12 और 3 तिया क्या हो जाएगा? 9। तो अब अनुपात सीधा दिख रहा होगा आपको। अब अनुपात क्या दिख रहा होगा? सीधा सीधा दिख रहा होगा। अब सवाल में एक ट्विस्ट है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको 33 दिया हुआ है। तो आप बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकता है? यही तो होगा। और सबसे छोटी संख्या वाला क्या होगा अनुपात? यही तो होगा। इन दोनों का अंतर आपके मुताबिक कितना है? आप कहेंगे कि जी मेरे मुताबिक 3 है, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है नहीं नहीं, अंतर 33 है, मतलब इस 3 यूनिट का ही मान तो 33 है। अगर दिया 33, 1 यूनिट का मान क्या हो गया? 11। 1 यूनिट का मान क्या हो गया? 11। आपको क्या पूछा है? एचसीएफ। क्या पूछा है? एचसीएफ। इस तीनों में बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? आप कहेंगे कि जी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हम कहेंगे भाई जब कुछ नहीं दिखता है तो एक अपना होता है। जैसे जब कोई सहारा नहीं होता है तो ईश्वर आपका सहारा होता है। जब कुछ नहीं होता है तो एक होता है, ठीक है। तो इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है मेरे बच्चों? एक है। एक के अलावा इसमें कुछ भी कॉमन है? आप कहेंगे नहीं है, अर्थात इनका एचसीएफ क्या होगा? एक होगा। और एक का मान कितना निकल गया है? 1 यूनिट का मेरे बच्चों 11 निकल गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11। देखिए कितना प्यारा सा सवाल था। और ये सीजीएल में टीयर 2 में अर्थात मेंस में 2022 में पूछा गया सवाल था। सवाल समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत आपको नहीं रहा होगा। और एक जरूरी सूचना क्या है? एएलपी का वैकेंसी आ गया है। आप लोग एकदम लगे रहिए। जो लोग आईटीआई किए हुए हैं, 10th प्लस आईटीआई ही इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। आप लोग एएलपी का फॉर्म डालिए और तैयारी जारी रखिए। और हम बहुत जल्द ही एएलपी का एक सेपरेट बैच लाएंगे जिसमें हम केवल एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी, इन 3 को, एलपी टेक्नीशियन का सिलेबस सेम रहता है, ग्रुप डी का भी लगभग सिलेबस सेम ही है, थोड़ा सा काम अंतर रहता है। इसीलिए एएलपी, ग्रुप डी और टेक्नीशियन, इन तीनों का जो है मैथमेटिक्स का जो है हम एक सेपरेट क्लास कर देंगे। इस क्लास जो अभी आप देख रहे हैं, इस क्लास में मेनली क्या होता है, हम एसएससी को टारगेट करके चला रहे हैं। और दूसरा जो क्लास आएगा ना, वो क्लास में क्या होगा, आपको एएलपी और ग्रुप डी को टारगेट करके हम आपको पढ़ाएंगे। उसमें अभी तक जो एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को आपके सामने रखेंगे और आने वाले एग्जाम में
या पूछ सकता है, उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आप इस सवाल को नोट कीजिए और एएलपी का फॉर्म डालिए। नेक्स्ट सवाल देखिए कितना मजेदार है, कितना घुमाव है सवाल में, लेकिन आप यकीन कीजिए इसे 2 सेकंड में आप बना सकते हैं। कितना सेकंड में? 2 सेकंड में। ठीक ना। 13 ए बी एवं सी 4 अलग अलग संख्याएं हैं। ये देखिए ये भाषा का माया जाल है। ठीक है, और कुछ नहीं है इस सवाल में। बहुत ही आसान सॉल्यूशन होगा इसका। 13 ए बी एवं सी 4 अलग अलग संख्याएं दिया है और इन संख्याओं मतलब 13 ए बी सी का एवं प्रत्येक जोड़े का मतलब 13 ए 13 बी 13 सी, यही तो जोड़ा हुआ का मौसो दिया हुआ है 13, मतलब इन संख्याओं का मौसो 13 है, मतलब महत्तम समावर्तक 13 है। ठीक है, जहां एबीसी प्रत्येक 60 से कम है, मतलब ए का मान, बी का मान, सी का मान कोई भी जो है 60 से ज्यादा नहीं है, 60 से क्या है कम ही है। ए का हो या बी का हो या सी का हो, इन तीनों का मान 60 से कम है। क्लियर। उसके बाद क्या कहता है कि ए बी जो है वो ए से बड़ा है, सी जो है वो बी से बड़ा है। क्लियर। तो ए प्लस सी बटे बी का मान क्या है, ये सीरियल 2022 में पूछा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए इसका कैलकुलेशन कितना फास्ट हो जाएगा, बहुत ही फास्ट हो जाएगा इसका कैलकुलेशन। अब मौसा तो दिया हुआ ही है 13, मतलब मेरा जो भी संख्या होगा ना ए बी सी, उस ए भी 13 का ही गुणज होगा, बी भी 13 का ही गुणज होगा और सी भी 13 का ही गुणज होगा। और ये बात भी क्लियर कर दिया है कि भाई 60 से कम होगा, मतलब 13 का 5वां गुणज हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 13 पचे क्या हो जाएगा 65, तो 60 से ज्यादा हो गया, अर्थात आप 4 ही तक तो जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 4 ही तक जाएंगे। तो एक वो 13 दिया हुआ ही है, दूसरा क्या हो जाएगा 13 गुना 2 26, 13 39, 13 चौकी 52, यही तो होगा ना, समझ रहे हैं, यही संख्या होगा ना। अब क्या कहता है ए प्लस सी बटा बी क्या होगा, ए प्लस सी बटा बी, ए प्लस सी को आप करते हैं, देखिए कितना आता है 78 बटे क्या कर रहा है बी, अर्थात 39, क्या आ गया 2, क्या आ गया 2, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अब देखिए हम इतना नहीं भी करेंगे तो आंसर बता सकते हैं। कैसे? अगर एचसीएफ के बारे में आपका समझ स्ट्रॉन्ग हो गया है तो बिना 13 26 39 52 किए हुए भी आंसर दे सकते हैं। देखिए इस टेक्निक को भी आप सीख लीजिए। ये बात तो आपको समझ में आ गया कि भाई सब में 13 कॉमन है और ए बी सी 60 से छोटा है। आप ये सोचिए कि ए का मान, देखिए ए क्या है, सबसे ए बी सी में ए छोटा है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, सी सबसे बड़ा है नहीं, मतलब बी जो होगा वो 13 में 2 से गुना करने के बाद मिलेगा सी, ए जो है 13 में 2 से गुना करने के बाद मिलेगा, बी जो है वो 13 में क्या करने के बाद मिलेगा 3 से गुना करने के बाद, और सी 13 में 4 से गुना करने के बाद मिलेगा। नहीं, तो सब में 13 कॉमन है, तो 13 को हम हटा दिए तो क्या बच रहा है मेरे पास 2 3 4, और 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा मेरे बच्चों, 2 और 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा, सॉरी एलसीएम तो नहीं पूछ रहा है ना, पूछ क्या रहा है ए जोड़ सी बटा बी, तो ए जोड़ सी 2 4 6 बटा 3 क्या आया 2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से। ये भी सवाल सीजीएल में ही पूछा है, ठीक ना, तो आप इसे नोट कीजिए। एक और सवाल हम ले रहे हैं आपके लिए। दो प्राकृत संख्याओं का योग 80 है, दो प्राकृत संख्याओं का योग 80 है एवं उनका एचसीएफ 10 है, संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं? ये बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सवाल रिपीटेड है। ये सवाल एमटीएस में भी पूछा है, सीजीएल में भी पूछा है और सीएचएसएल में भी पूछा है, ठीक ना। तो इस सवाल की महत्वपूर्णता आप समझ सकते हैं, महत्वता नहीं। तो दो प्राकृत संख्याओं का योग क्या है 80, दो प्राकृत संख्याओं का योग क्या है 80 है एवं उनका एचसीएफ क्या है 10 है। जैसे ही एचसीएफ 10 कहा, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी संख्या होगा वो 10 का गुणज होगा, जो संख्या होगा वो क्या होगा 10 का गुणज होगा। मतलब
हम मान लेते हैं पहला संख्या 10x तो दूसरा क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा। नहीं, 10 का गुणज है, आपको पता नहीं है क्या क्या होगा, और इनका योग दिया हुआ है भाई 80 है, तो 10x प्लस 10y बराबर क्या हो जाएगा 80। देखिए 10 दोनों से कॉमन हो जाएगा तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 8, x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 8, ठीक ना। तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव होंगे जिनका योगफल 8 है। आप कहेंगे कि भाई 1 7, 2 6, 3 5, 4 4, 5 3, 6 2, 7 1 ऐसा होगा। इतने युग्म संभव है 2 4 6 7, और ऑप्शन में भी है 7। जैसे आप लगाएंगे 7 तो आपके साथ हो जाएगा दुर्घटना, क्योंकि इसका आंसर 7 नहीं होगा। अब देखिए क्या कह रहा है सवाल, इस बात को हम और डिटेल करते हैं। आपको पता है ना कि इसका HCF 10 है, मतलब जो भी युग्म है वो 10 का गुणज है। क्लियर, वो क्या है 10 का गुणज होगा। यहां तक बात समझ में आया। और सिर्फ आप वही युग्म को लिख सकते हैं जिसका HCF 10 हो। इसका HCF 10 है, हम इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका HCF 10 है, समझ रहे हैं बात। इसका HCF 10 है नहीं है, इसका HCF क्या है 20। इसका HCF 10 है, कहेंगे कि जी है, तो हम इसे लिख सकेंगे। इसका HCF है 10 नहीं, इसका HCF 10 है, कहेंगे कि हाँ। क्योंकि युग्म की बात कर रहा है तो हम क्या 30 50 लिखें या 50 30 लिखें, बात एक ही है, ठीक है। 20 60 लिखें या 60 20 लिखें, बात एक ही है। 10 70 लिखें या 70 10 लिखें, एक ही युग्म हुआ। क्लियर। तो देखिए ऐसे संख्याओं का कितना पेयर बना, कितना युग्म बना, 2 ही युग्म बना ना। ऐसे तो 8 पुरने वाला और 80 पुरने वाला तो 7 को हो जाता है, लेकिन HCF 10 यहाँ पे पेच फंसा दे रहा है ना। तो उन संख्याओं का ही युग्म आपको सिलेक्ट करना है जिसका HCF 10 हो। तो ऐसा कितना युग्म संभव है मेरे बच्चों, 2 युग्म है, एक 10 70 का और दूसरा 30 50 का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे कितने युग्म संभव है, 2 युग्म संभव है, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा रहा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।